हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि हम मूविंग चार्जेस में और मैग्नेटिज्म में क्या लिंक है ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो आज से लगभग 2600 साल पहले मैग्नेटिज्म के बारे में पता चल चुका था। इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी कि भाई कुछ स्पेशल टाइप के जो पत्थर होते हैं उनमें लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्वालिटी होती है। वो मैग्नीशिया नाम की जगह से उनकी डिस्कवरी हुई थी ग्रीक में, तो इसलिए उनको मैग्नेट नाम दे दिया गया। इलेक्ट्रिक करंट की जो इन्वेंशन है अभी से कुछ ही टाइम पहले हुआ है, मतलब यू कैन से 100, 150, 200 साल पहले। बहुत ज़्यादा पुराना ये नहीं है, लेकिन दोनों को ही अलग माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लगभग आज से लगभग 200 साल पहले 1820 के आसपास ऑर्स्टेड नाम के एक फिजिसिस्ट अपनी लैब में कुछ काम कर रहे थे और उन्होंने ये लैब में देखा कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के पास एक कंपास रखी थी। कंपास क्या होती है? डायरेक्शन बताने के लिए जो यूज़ की जाती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अर्थ जो है हमारी वो भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है, इसमें जो मैग्नेटिक नीडल होती है ये एक्चुअली बार मैग्नेट ही होती है। और किसी भी मैग्नेट को आप अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेशन देती है। तो ये भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहती है। ये तो ऐसे, मतलब अभी तो बोर्ड पे बना रहा हूँ मैं, ऐसे टेबल पे रखी थी ना ऐसे। तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये कंपास रखी है, इसकी मैग्नेटिक नीडल है, तो ये हमेशा ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसा इसका इंडिकेशन रहता है। अब इसके पास से ऐसे कोई वायर गई है, तो उन्होंने ऑर्स्टेड ने जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने देखा कि ये जो है डिफ्लेक्ट हुई, इसमें डिफ्लेक्शन देखा। उनको लगा ये पता नहीं कुछ खराब हो गया, इसको उठाया ऐसे ऐसे किया, रख दिया, लेकिन फिर भी ये डिफ्लेक्ट हो रही थी। फिर स्विच को ऑफ किया, वापस आ गई, स्विच ऑन किया, फिर डिफ्लेक्ट, ऑफ किया वापस, और फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया, ये प्लस माइनस डायरेक्शन को जब उन्होंने करंट की चेंज किया तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन भी पहले जो इधर हो रहा था अब इधर हो रहा है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब ये बात तय थी कि जो ये डिफ्लेक्शन है ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही है। तो अब से पहले इतना ज्ञात था कि किसी मास के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका कुछ मास है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है वही फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास, एक मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक स्टेशनरी चार्ज दूसरे स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। इसी तरह से एक मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो दूसरे मैग्नेट ही लगाएगी। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन यहाँ पे तो आसपास कोई मैग्नेट है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है। समझ में आई बात? सो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से, या और प्रिसाइजली अगर बोले तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब आगे देखिए, तो इस पॉइंट पे आगे मेरे ख्याल से हमें मैग्नेटिक फील्ड को एक बार डिफाइन कर देना चाहिए, बाकी चीज़ों पर बाद में चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग conductor
current carrying conductor in which its magnetic effect can be felt is called magnetic field. क्लियर? ओके, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल ओके। अच्छा, एक स्टेशनरी चार्ज किस चीज़ का सोर्स होता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है वो? आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पहले वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ लिया। अ स्टेशनरी चार्ज इज द सोर्स ऑफ, हम बोल सकते हैं अ स्टेशनरी चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो आप ये लिख भी सकते हैं स्टेशनरी चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो सो अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब वो दोनों का है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स नहीं रहेगा, वो नहीं। अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल is the source of electric field as well as magnetic field. ओके अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका सिंबल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ई है तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Magnetic field is a vector quantity. अब ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई हमारे सामने, इसकी भी कोई SI यूनिट होगी डेफिनेटली। इसकी SI यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है? वो है टेस्ला, और इसका सिंबल होता है कैपिटल T, ध्यान रखना, ठीक है, टेस्ला। तो इसकी CGS यूनिट क्या है फिर? अगर ऐसा ही है तो CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। तो ऐसा ये है, CGS ये है, तो फिर इन दोनों में क्या रिलेशन है? सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला कितने के इक्वल होती है? 10⁴ गॉस। ओके, अब आगे देखिए, ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू क्लीन द बोर्ड। तो आगे अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। तो ऐसा है, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ भी क्योंकि मैग्नेट है तो अर्थ के सरफेस पर कितनी स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है सर? 10⁵ टेस्ला। हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो होती है लगभग 10⁻⁻10 टेस्ला। आगे देखिए, अब आप ये बताइए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रहा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इधर, ओके, किसी भी डायरेक्शन में, से इन दिस डायरेक्शन। So tell me whether this current carrying conductor is the source of electric field or magnetic field, or it is the source of both electric field as well as magnetic field. बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड का या फिर दोनों का? इट इज द सोर्स ऑफ E और बी ऑप्शन, सोर्स ऑफ B, या फिर C ऑप्शन, सोर्स ऑफ E एंड B। तो अगर आपका आंसर है C के सर E का और B का दोनों का ऑप्शन होगा तो ये आंसर गलत है। ज़्यादातर बच्चे ये आंसर देते हैं, बट इसका आंसर हो जाएगा B। इट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होने के लिए नेट चार्ज का होना जरूरी है। अब देखिए, इसके ऊपर नेट चार्ज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, और उतनी ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सारे के सारे मतलब थर्मल मोशन में है, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन है तो यहीं पे, है ना।
तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मोशन वो नहीं दिखा रहे, मतलब इधर नहीं जा रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा, एक बार इधर गया वापस आ गया, ऐसा है, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट चार्ज इस टाइम पे जीरो है। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होगा तो करंट में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब कि एटम्स तो वहीं पे रहेंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। मान लेते हैं इधर मूव कर रहे हैं, अच्छा करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर मूव कर रहे हैं, तो इधर ही मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर आ गया तुरंत ही इधर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो करेगा ना करंट, तो इसके ऊपर तो नेट चार्ज जीरो ही रहा, और अगर नेट चार्ज जीरो हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, चार्जेस जब मोशन में आएंगे उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो उसी पे चलते हैं वापस। हमारा जो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था उसमें जो है मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स लगा होगा तभी तो वो मूव किया होगा ना, डिफेक्ट किया होगा, ऐसा ही है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज विच इज मूविंग, क्यू पर डिपेंड कर रहा है। भाई अगर चार्ज्ड पार्टिकल मूव नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अरे अगर मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो अपनी जगह पे रहेगा, चार्ज तो है लेकिन अपनी जगह पे रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा या उससे प्रभावित नहीं होगा। एफ तीसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, बी, और ये बी ध्यान रखना ये एक्सटर्नल है, मतलब जो पार्टिकल चल रहा है, ये मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये इसके पास क्यू चार्ज है, ये चल रहा है क्यू चार्ज पार्टिकल चल रहा है और वी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो ये दोनों तो इसके गुण हैं। लेकिन जो बी है वो है जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जाएगा, समझ गए, वो इस पर डिपेंड नहीं करती। इस रूम को ही मान लेते हैं कि ये जो रूम है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, किधर से किधर है, इस दीवार से लेके इस दीवार की तरफ, या फिर नहीं, वो जो पीछे वाली दीवार है ना उस दीवार से बोर्ड की तरफ, वो दीवार से बोर्ड की तरफ, यानी कि इस कैमरा से बोर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इधर से चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इधर से 90 डिग्री का एंगल है वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब जब क्योंकि ये मूव कर रहा है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, एक तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और एक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है इस रूम में, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये भी उस पर लगाएगा और वो भी इस पर लगाएगी। उसके कारण इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और वो फोर्स कितना लगेगा और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये देखना है हमें। तो उसके लिए देखिए पहले, तो क्योंकि ये इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है, इसका मतलब हम एक ही इक्वेशन में हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी डी, यानी कि एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू क्यू, और v और b ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, q इंटू वी क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि साइन थीटा। f इज इक्वल टू k q v b साइन थीटा। In this case, theta is equal to 90 degree, therefore sin theta will be 1. So हम यहाँ पर फिलहाल f, we can say if theta is equal to 90 degree, then k is equal to q. So then f is equal to k q v b for theta is equal to 90 degree. Okay. It means अब यहाँ पर के आ क्यू भी तो चलो ठीक है, के फालतू आ गया, क्या हमारे पास कोई तरीका है कि हम के को यहाँ पे एलिमिनेट कर दें। देखिए ये जो बी आई है अभी बी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसको अभी हमें डिफाइन करना है, इसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करना है कि क्या इसको बताएं भाई, मतलब कितनी होती है। तो बी की डेफिनेशन देखिए इसी एग्जाम्पल पे जो मैंने अभी बताया उसी से रिलेटेड।
उसी से आपको समझ में आएगा। अब b को इन्होंने डिफाइन करना था, तो k कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, एक बार k को देखिए, k इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी बी। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ बाई क्यू वी बी, ठीक, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि k की वैल्यू 1 हो जाए, ताकि हमें इस फॉर्मूला में k को लिखना ही ना पड़े। वो कैसे, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है 1 टेस्ला है, सॉरी टेस्ला है। तो बात यह है कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसको साइंटिस्ट्स ने इस तरीके से डिफाइन किया कि अगर कोई 1 कूलाम का चार्ज पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सेम यही वाली सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दैट बोर्ड टू दिस बोर्ड पे मैं दिखाऊं, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, ठीक है जी, चार्ज पार्टिकल के दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, और Q की वैल्यू है 1 कूलाम, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। तो भाई कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स 1 न्यूटन से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 1 न्यूटन भी हो सकता है। अगर वो फोर्स मान लीजिए F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर कर रहा है, आई बात समझ में, ये एक चार्ज पार्टिकल है 1 कूलम, 1 मीटर पर सेकंड से एंटर कर रहा है, वो मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, और जब एंटर किया तो भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर एंटर किया, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स अगर 1 न्यूटन है, तब उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलेंगे 1 टेस्ला। आई बात समझ में, 1 टेस्ला। और अगर ये सब चीजें 1 हो गई, Q भी 1 हो गया, V भी 1 हो गया, B भी 1 हो जाएगा ना, फिर क्योंकि नई डेफिनेशन, नहीं क्या मतलब, अभी डिफाइन किया है इसको, F भी 1 हो गया, Q1 V1 F1 और B भी 1, तो भाई K भी तो 1 हो जाएगा, और अगर K 1 हो जाएगा, इसको हटाओ यहाँ से। समझ में आएगा, मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड 1 यूनिट की है, ठीक है ना। अब अगर इसका ये मतलब हुआ कि अगर 1 कूलाम का चार्ज पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड से चलते हुए 2 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी तो 2 यूनिट की हुई। समझ में आई बात, अभी भी ये 1 ही रहेगा, ये ऐसा ही है, इसको डिफाइन ही अभी किया है, तो अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया भाई, हम तो इस स्ट्रेंथ को 1 टेस्ला मानेंगे, या इस स्ट्रेंथ को 1 टेस्ला मानेंगे। जैसे कि 1 मीटर है, आज हम बोलते हैं कि भाई इतनी लेंथ को हम 1 मीटर मानेंगे, लेकिन अगर जब इसको डिफाइन किया गया उसी टाइम अगर कोई बोल देता है कि हम तो इसको मानेंगे 1 मीटर, तो हम इसको इसी को बोल देते हैं 1 मीटर। समझे ना, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिख लेना आप, मैं बोल दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a location is numerically equal to the force experienced by 1 coulomb charge when it is moving with a velocity 1 meter per second in a direction perpendicular to the magnetic field। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is numerically equal to the force experienced by a charged particle of 1 coulomb when it is moving with velocity 1 meter per second at right angle to the magnetic field। तो 1 कूलाम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चलते हुए जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, 90 डिग्री एंगल पर एंटर करेगा, वो चार्ज पार्टिकल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, न्यूमेरिकली उतनी ही वहां पर उतनी ही टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है।
मतलब कि अगर वो 4 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो 4 टेस्ला वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये हमने देख लिया कि भाई फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी, तो B कितना हो जाएगा F बाई क्यू वी, तो B कितना हो जाएगा भाई F डिवाइडेड बाई क्यू वी। ठीक है जी, ये तो मैग्नीट्यूड की बात तो हो गई। डायरेक्शन का क्या? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके लिए आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए। वो ये बोलता है कि भाई अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेट कर लो। एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेट कर लिया। उस सिचुएशन में जो आपका थंब है वो बताएगा फोर्स एक्सपीरियंस की डायरेक्शन, बी बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और ये जो इंडेक्स मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, सो एफ बी वी, एफ बी वी। इसके बेस पे, ठीक है जी, इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखना। एफ थंब एफ, बी और ये मिडिल फिंगर वी। सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट डायरेक्शन। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, अच्छा ये जो v है ना, ये जो v है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर, ओके। An electron is moving along positive x-axis in magnetic field which is parallel to the positive y-axis। अच्छा जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है पैरेलल टू पॉजिटिव y-axis। ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो बस ये पूछा होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। मतलब फिलहाल थोड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है बट इनफ है आपके लिए। तो बताइए जी, आप ट्राई कर लीजिएगा इसको, मैं अभी बता देता हूँ। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें अप्लाई करना है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो फोर्स बताना है ना। बी को देखो पहले, इसको जो इंडेक्स फिंगर है इसको बी की डायरेक्शन में रख दो, ये कर दिया। इसको अब इसी डायरेक्शन में रखना है और इसको सेट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसी की डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, और मैंने कहा था ये जो है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लगेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट मानी जाएगी, है ना। तो इसको इधर ही रखते हुए ऐसे कर दिया। इनको आपस में परपेंडिकुलर ही रखना है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो ये कर दिया, तो v की डायरेक्शन हो जाएगी ये, b की डायरेक्शन हो जाएगी ये, और e की डायरेक्शन f की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। f की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, मतलब कि अंदर की डायरेक्शन, बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन है। अच्छा ये जो अंदर की डायरेक्शन है इसको दिखाना है हमें, तो f की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, f। जो अंदर की डायरेक्शन होती है या इनवर्ड डायरेक्शन होती है इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान रखिए। इनवर्ड डायरेक्शन को क्रॉस से, आउटवर्ड अगर होती उसको भी देख देंगे, उसको डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन हो जाएगी एफ की, एफ यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इनवर्ड, ठीक है। मेरे ख्याल से आसान सा कंसेप्ट है और एक क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अब आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब अलग अलग तरह के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे या करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे उनके कारण किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मान लीजिए यहीं पे आपको डॉट क्रॉस सब समझ आ जाएगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा हो सकता है, करंट इसमें इधर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, उसके लिए जरूरी है राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड कर्ल रूल। थंब रूल भी हो सकता है, कर्ल रूल। कर्ल का मतलब उंगलियों को हम ऐसे बंद कर रहे हैं, थंब को इधर रख रहे हैं। तो देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, थंब को, राइट हैंड रूल क्या बोलता है, थंब को करंट की डायरेक्शन में कर दो और हाथ को बंद कीजिए। बंद होते टाइम जो उंगलियों की डायरेक्शन है वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऐसे क्या मतलब हुआ, ऊपर की तरफ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही होंगी और यहाँ पर अंदर ऐसे जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है। तो मैंने कहा अभी इनवर्ड अगर जा रही है उसके लिए क्रॉस का निशान, ठीक है जी। और बाहर आ रही है उसके लिए डॉट। तो यहां पे बाहर आ रही है तो बी आउटवर्ड और यहां पर बी इनवर्ड। तो इसके कारण तो आप अब कर ही लेंगे। दूसरी सिचुएशन, अगर करंट की डायरेक्शन, ये देखिए करंट की डायरेक्शन दिखा दी, ये क्या है करंट, करंट मतलब बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो ये देखिए थंब को करंट की डायरेक्शन में किया, हाथों को बंद किया, बंद होते टाइम ये, बंद होते टाइम ये डायरेक्शन है, तो बस ठीक है। ऐसे ऐसे घड़ी ऐसे चलती है, क्लॉक ऐसे चलती है, तो ये क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलेंगे एंटी क्लॉक। तो बी कैसी है, एंटी, एंटी क्लॉक वाइज। ओके, अब आप समझ ही गए होंगे। अगर करंट है ऐसे, मतलब कि करंट अंदर जा रहा है, ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। अब करंट अंदर जा रहा है, ये देखिए ऐसे, यानी कि क्लॉक वाइज। तो बी कैसी बनी, क्लॉक वाइज। और ये अच्छा, यहां पर इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में भी, इन सब में ही, इन सब में ही, सॉरी इन सब में ही करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है, स्ट्रेट है ना, यहां पर देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। लेकिन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ही सर्कुलर हो तब देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सर्कुलर है ऐसे, तो करंट कैरिंग जो करंट है वो क्लॉकवाइज हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज है, या फिर वो जो करंट एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, लाइक दिस, लाइक दिस, आई एंटी क्लॉकवाइज। तब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अब बस करंट क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हमारे क्लॉकवाइज या गोल गोल चीज क्या घूमती है हमारे हाथ में, फिंगर्स घूमती है ना, तो बस फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए आप, थंब की तरफ अंदर की तरफ, बस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये लो क्रॉस, बी इनवर्ड, और यहां पर आप समझ रहे होंगे उल्टा, बी आउटवर्ड। तो ये था डायरेक्शंस के बारे में। अच्छा, अब जो भी मैग्नेट होती है, मान लीजिए यही मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ऐसे धागे से बीच से बांध के ऐसे लटका दिया, और मैंने देखा थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो गई। उधर है नॉर्थ डायरेक्शन, उधर है साउथ डायरेक्शन, तो ये जो हिस्सा है जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये जो हिस्सा है मैग्नेट का जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करे वो नॉर्थ पोल है, और जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करे वो साउथ पोल है। तो अब ये जो नॉर्थ पोल हुआ, ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और साउथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और हमारी जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है,
और मैग्नेट्स में सिमिलर जो चार्ज पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, है ना, अट्रैक्शन, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। लेकिन अगर ये साउथ पोल है और ये इधर भी साउथ पोल है तो ये रिपल्शन करेंगे, ये दूर 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 जाएंगे। अब देखिए दोबारा से, ये थी एक बार मैग्नेट, मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो ये हिस्सा नॉर्थ की तरफ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा था, ये उधर उधर अट्रैक्ट हो रहा था। और ये साउथ की तरफ हो गया, क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा था उसी। तो हमने अभी देखा है कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर इसको उसने अट्रैक्ट किया है तो यानी कि जैसा ये है ये उसका ऑपोजिट होगा। इसको हमने बोला नॉर्थ पोल, हमने बोला जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा वो नॉर्थ पोल है, तो इसका वो ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? वो साउथ है इसका मतलब। यानी कि जो हमारी अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो उधर उस साइड में एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ पोल। और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ पोल है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक साउथ पोल है एग्जैक्टली एक पॉइंट पर नहीं है, उनके बीच में गैप है, अंतर है। बट फिलहाल हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस थोड़ा बहुत मुझे आपको बताना तो बता दिया, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक अभी है नहीं, वरना उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ये तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण बनी है। लेकिन अगर कोई नेचुरल मैग्नेट है, इसके अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिज्म कैसे आया? एक्चुअल में इसके अंदर भी जो मैग्नेटिज्म है वो भी इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही आया, यानी कि चार्जेस के मोशन के कारण ही आया, चार्जेस के मोशन के कारण ही आया। कैसे? इसको देखिए, ये आप समझ गए। अब एटम के बारे में आपने पढ़ा है ना क्या होता है। अब मुझे इसको थोड़ा रब करने दो। एक बार मुझे चेक कर रहे हैं, तो वीडियो चल भी रही है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है, अब देखिए, हाँ क्या बताया था, जो मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर, तो एटम को याद कीजिए। तो एटम में ऐसा होता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ऐसा ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो भाई ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, मतलब कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन ये हो गई पॉजिटिव चार्ज की, है ना, ऐसे ऐसे। करंट यानी कि ऐसे हो रहा है, करंट ऐसे, करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनी कि नहीं बनी? आउटवर्ड। क्लियर? बस यही रीजन है। इसके अंदर भी अगर ये कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म का यही कारण है। फिर आप पूछेंगे सर ऐसे तो फिर एटम तो हर चीज़ के अंदर है, हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो हर चीज़ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? तो उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि जो हर चीज़ जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती, वहाँ पर ये जो एटम्स होते हैं वो रेंडमली अलाइंड होते हैं, रेंडमली अरेंज्ड होते हैं। एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इधर बन रही है, दूसरे के कारण इधर बन रही है, तीसरे के कारण इधर बन रही है, चौथे के कारण इधर बन रही है, और सब आपस में कैंसिल हो जाती है। लेकिन जो मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, जो मटेरियल जो मैग्नेट होते हैं, उनमें क्या होता है, बात आप समझ गए होंगे। तो एक ही डायरेक्शन में ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है। क्लियर? इतनी सी बात। तो फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इनको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिधर से निकलती हैं उस साइड को, उस एंड को बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और जिधर से एंटर करती हैं उसको बोलते हैं हम साउथ पोल। दिस ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। अब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसमें एटम्स जो है इस तरह से ऐसे
अरेंज है कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही है। इनको दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएंगे देखो, इसको एक मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ बनाने का, और आगे से हम बना देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं वो बनाना। 6 लाइन ड्रॉ कर लो काउंट करके, 5 और ये 6, ठीक है जी। अब जो सबसे नीचे वाली है इसको ऐसे कर दीजिए आप, उससे ऊपर वाली को ऐसे कर दिया। अब सबसे ऊपर वाली ऐसे और ऐसे, 2 बच गई, उनको ऐसे 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 और ऐसे। अब मान लीजिए ये वाला जो है नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल है अगर ये, तो इधर से ऐसे जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो एरो का निशान यहाँ पे ये जरूर डालना है भाई, ऐसे ऐसे, और ये इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे और ऐसे। सुंदर बना, ठीक। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे बनती है। आगे और बात करते हैं, इस पर और चर्चा करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग देखा ना, स्प्रिंग तो ऐसे होता है जी, है ना, तो इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। और जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारी रिंग्स की तरह बन रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मान लेते हैं इसमें करंट इस तरह से है कुछ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके द्वारा हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। 6 लाइन ड्रॉ कर दो, वही कंसेप्ट, 6 लाइन ड्रॉ कर दो, 3 4 5 6, ठीक है, वही तरीका। वरना तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती ही नहीं है। 1 और ये और ये और ये और ये, बस ऐसे ऐसे फटाफट, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो एक मिनट, चलिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर हम करते हैं, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर किसी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एंटर करता है, अगर वो एंटर करता है तो किस तरह से बिहेव करेगा देखिए। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक बार मैग्नेटिक फील्ड, तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज बी। एक चार्ज्ड पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है, ये रहा चार्ज पार्टिकल Q, ये है Q, और ये ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी है इसकी। इसका मतलब है कि थीटा बिटवीन V एंड B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो अभी हमने देखा कि किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। तो अब देखिए एक बार थोड़ा कि लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे। B है ये, इसको B, ये B, V इधर, तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। उसके कारण ये क्या होगा, ये सीधा जाता जाता हल्का सा ऐसे मुड़ जाएगा, है ना, हल्का सा ऐसे मुड़ेगा। अच्छा, जैसे ही हल्का सा ऐसे मुड़ गया तो जो V है, V ऐसे शिफ्ट हो गया, और जो ये है ये तो परपेंडिकुलर रहेगा ना, तो FB इधर लगेगा, F इधर अप्लाई होगा। शुरुआत में इसके ऊपर जो फोर्स लगा था देखिए,
जब इसकी डायरेक्शन ये थी तो फोर्स इधर था, लेकिन जब ये ऐसे हो गया तो फोर्स ऐसे हो गया या नहीं हो गया। इसके कारण हल्का सा और ये बेंड हो जाएगा और अल्टीमेटली ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा और फोर्स किधर लगेगा, ऐसे लगेगा जी। और क्या होगा इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं दोबारा बना रहा हूँ इसको, ठीक है। वेट आइडिया तो आपको हो गया होगा। देखिए तो ये है V, देखिए ये है V, तो V अगर इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो फिर इसके कारण ये हल्का सा ऐसे बेंड हो जाएगा, फिर इसके कारण फिर फोर्स लगेगा इधर और फिर ये थोड़ा सा और ऐसे और फिर फोर्स लगेगा इधर, ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे फोर्स लगेगा इधर एंड सो ऑन। अल्टीमेटली ये क्या करेगा, गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो जाएगा, समझे। तो ये सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड in a direction perpendicular to the magnetic field, it will start moving along a circular path and hence it will get ट्रैप हो जाएगा वहां। तो सर्कुलर पाथ में अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसकी कुछ रेडियस भी तो होगी r, ये रेडियस कितनी होगी, और अगर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ऐसी ही बहुत सारी चीजें, और एक चक्कर को पूरा करने में इसको कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें हमें पता करनी है। देखिए सो सर्कुलर पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को गोल गोल पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। 11th में आपने पढ़ा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एज सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r, ये होता है ना। और यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये हमने अभी पढ़ लिया कि F इज इक्वल टू QVB है। इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू QVB, यहाँ पर ये QVB है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू QVB, यानी कि ये कैंसिल, तो V कितना हो गया QBr डिवाइडेड बाय m, ठीक है ना। ये वेलोसिटी यहाँ पर ये जो Q बाय M है, अगर ध्यान से देखो ये स्पेसिफिक चार्ज हो गया ना, स्पेसिफिक चार्ज, मतलब कि किसी क्वेश्चन में आपको एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज बता दिया, जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वो बता दिया, उसका मास बता दिया, रेडियस वगैरह बता दी, तो वेलोसिटी पूछ लिया एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया दूसरा। ये तो हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल पाथ पे घूमता है, यानी कि सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो भैया उसकी सरकमफ्रेंस, अगर उस सर्कुलर पाथ की रेडियस अगर r है तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, है ना। तो देखिए भाई सरकमफ्रेंस कितनी होती है भाई 2πr, है ना। तो ये बताइए मुझे, ये तो होगी लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, यही तो होता है। अच्छा ये जो टोटल एंगल है 2π होता है ना, 2π होता है ना। या सरकमफ्रेंस 2π आ रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr, अगर इसकी बात करेंगे ये 2πr डिवाइडेड बाय टाइम, मैं क्या बताता, आपने ये पढ़ा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हाँ। तो v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय
ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है। तो वी है क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, तो इसके डिवाइड में आर करेंगे तो ये कैंसल, क्यू बी डिवाइडेड बाई एम, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई वही, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों पता चल गई। दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। तीसरी चीज़ आगे देखिए, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी होता है। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो बस ओमेगा जो है इसको पलट दो, 2 पाई ओमेगा को पलट दो, m डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ गया। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। तीन चीजें, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड। और देखिए ये नोट करते चलिएगा। और क्या है इसमें बता सकते हैं हम, अगर टाइम पीरियड पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी भी तो बता सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी या न्यू, इसका उल्टा 1/t होता है ना, तो क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, हाँ फ्रीक्वेंसी हो गया। और काइनेटिक एनर्जी, चलो एक बार रेडियस और देख लेते हैं, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। तो भाई रेडियस कितना हो जाएगा इस सर्कुलर पाथ के बारे में बात कर रहे हैं हम सीधे सारी, ये जो वेलोसिटी है या जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है। और अब हम बात कर रहे हैं रेडियस की। तो रेडियस का कंसेप्ट यहाँ से तो रेडियस एम वी बाई क्यू बी, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है जी। अब काइनेटिक एनर्जी, ये जो चार पार्टिकल मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी ये रहा क्यू बी आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू क्यू बी आर, तीनों का स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ये कैंसल, ये कितना आ गया, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा दोबारा लिख दूंगा, देखिए इसको मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। ओके, इनमें ये जो मैंने किया है अभी, इनमें मैंने थोड़ा एक दो 11th क्लास के कंसेप्ट यूज़ किए हैं, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा वगैरह वगैरह। आई होप आपको ये आते होंगे, वरना आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा बुक्स को 11th की, उनमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी एक बार और लिख देता हूँ, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, थोड़ा अच्छी सी राइटिंग में लिखा गया था। ठीक है जी, ये 6 फॉर्मूला हो गया। ये कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा 90 डिग्री के एंगल पर एंटर करेगा, है ना, तब। अच्छा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है इस तरह से कि जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो हमारे फॉर्मूला में एफ वाले में क्यू वी बी साइन थीटा आया था ना, तो साइन 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा 0। इसका मतलब है उस कंडीशन में वो चार्ज पार्टिकल कहीं पे डेविएट करेगा ही नहीं, वो सीधा चला जाता रहेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स उस टाइम लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री के एंगल पर एंटर करेगा। आगे देखिए, अच्छा ये बताइए कि एक तो एंगल हो गया 0 डिग्री, एक हो गया 90 डिग्री। भाई 0 डिग्री पे एंटर करेगा तो डेविएट ही नहीं होगा, सीधा जाता रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 90 डिग्री पे अगर एंटर करेगा तब वो मैक्सिमम डेविएशन दिखाएगा और वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा, ये भी बात सही है।
लेकिन इन दोनों के अलावा क्या कोई एंगल नहीं है? बिल्कुल है। तो वो एंगल क्या है? बस ये टॉपिक और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा एक दो क्वेश्चन करेंगे। देखिए हेलिकल मोशन, देखिए फटाफट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता देते हैं। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी। अब जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, यानी कि थीटा दिस टाइम नाइदर इट इज इक्वल टू 0 डिग्री नॉर 90 डिग्री। ये क्या है? वेलोसिटी v, ये v की डायरेक्शन है। ये किस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा ये देखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस v को, अब ये जो v है ये दो एक्सिस में है, x एक्सिस कह लो, y एक्सिस कह लो, इसको इसमें स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं इसको। ओके, वन इज अलोंग b, इसको बोलेंगे हम v पैरेलल, और क्योंकि ये थीटा है ना तो ये कितनी हो जाएगी, v cos थीटा, और ये एक हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये है v, अब ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, मतलब इसको मान लिया y नाम दे दिया हमने इसको, y एक्सिस में है, ये x एक्सिस पे, तो ये इसको पैरेलल और इसको परपेंडिकुलर। देखो इसको थोड़ा नॉमिनेशन ऐसे करते हैं, इसको हमने ऐसे दिखा दिया, मतलब पैरेलल, और यहाँ पे p है ना, ये परपेंडिकुलर, ये सही होगा, ऐसे करते हैं, ये v साइन थीटा, अब सही है, अब आप समझ जाएंगे। अब देखिए ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये b के परपेंडिकुलर है, और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण सर्कुलर मोशन दिखाता है ना। तो जो भी सर्कुलर मोशन वाली जो भी कंडीशन है, जो भी फॉर्मूला है, सारे वहां पे वैलिड हो जाएंगे इसके लिए। तो अब ये इस तरह से अब इसके कारण तो ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी, और इसके कारण आगे बढ़ेगी। तो ये करेगी क्या, ये होगा क्या यहाँ पे, ये एक्चुअली पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, सॉरी ऐसे मूव करेगा, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, गोल गोल आगे भी बढ़ रहा है ना, दोनों डायरेक्शन में, ये भी मोशन है और ये भी मोशन आगे भी बढ़ रहा है। इस तरह के मोशन को बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलेंगे इसको, हेलिकल मोशन। अब इस हेलिकल मोशन की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेलिकल मोशन, रेडियस r, वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगा था, v इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम था ना, तो r क्या था, v इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम था, तो एम वी बाई क्यू बी। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है भाई, वी पी लिख देंगे, बस इतनी सी बात है, वी पी है ना। तो ये क्या है, वी पी। इसी को अगर थोड़ा ओपन करके लिखें तो एम वी और पी, एम वी पी क्या है, वी साइन थीटा, यानी कि जिस एंगल पर वो एंटर कर रहा है, डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये हो जाएगी रेडियस, ठीक है जी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी भी पता चली जाएगा, ये रहा वी, तो वी पी एक मिनट, ये तो पता चल गया, वी साइन थीटा हो जाएगी ये वाली वेलोसिटी। और क्या बात करते हैं इसमें, टाइम पीरियड वही होगा, कौन सा होगा टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई एम बाई क्यू बी था, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, यही था ना, यानी कि टाइम पीरियड वही रहेगा,
ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता, जितनी देर में इसको चक्कर लगाना था उतनी देर में लगाएगा। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी वही इसका उल्टा हो जाएगा। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, नहीं वो क्या है वो देख लो। ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा और फिर ये यहाँ पे पहुँचा, है ना। तो यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आने में, यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा? इसने ये टाइम लिया, जो भी टाइम, कितना टाइम लिया भाई? टी टाइम लिया ना, ये वाला टाइम लिया। तो ये टी टाइम में यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, इसको बोलते हैं पिच, पिच ऑफ हेलिक्स। बात समझ आ रही है ना भाई? टी टाइम में एक चक्कर लगाता है, लेकिन एक चक्कर लगाने में इसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, तो ये लीनियर डिस्टेंस हो गया टी टाइम पीरियड में। इसको बोलेंगे पिच ऑफ हेलिक्स। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका आसानी हो जाएगा। पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स ये हो जाएगा, इस बी के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो सेम ही है इसकी, कुछ बदल नहीं रहा है, क्योंकि एंगल इसका वी कोस थीटा गया है, वी पैरेलल का बी के साथ 0 है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका, ये तो सेम रहेगी। और टी टाइम में कितना वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी, तो पिच ऑफ हेलिक्स क्या हो जाएगा भाई? वी पैरेलल इनटू टी। वी पैरेलल क्या है? वी कोस थीटा इंटू टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, मतलब कि ये हो जाएगी पिच ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला। ठीक है जी, चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड में और बात करते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तो यहाँ तक कि जो भी मैंने बताया उसको करने के बाद आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसी रीजन में, किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, अरे दोनों एक साथ भी तो हो सकती है। अगर दोनों एक साथ है तो वहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो टोटल फोर्स कितना लग जाएगा? टोटल फोर्स कितना लग जाएगा? वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, टोटल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये तो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? क्यू ई होता है ना। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? क्यू वी बी होता है। तो भाई क्यू को कॉमन ले लो इंटू ई और प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है ना। तो जो ये टोटल फोर्स हुआ इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। वेट, ठीक है जी। तो ये जो टोटल फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ एल इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये बताइए, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। लेकिन अगर हम इसको टी से मल्टीप्लाई करें, टी से डिवाइड करें, देखिए किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंडक्टर बता दिया आपको, एल लेंथ का कंडक्टर है, उसके अंदर ना करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है एल लेंथ के कंडक्टर के अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी बी इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वहां पर ना तो हमारे को चार्ज बताया क्यू, ना हमें वेलोसिटी पता है ना, हमें पता है आई और हमें पता है एल। तो आई और एल इनकी फॉर्म में हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो देखिए। टी से मल्टीप्लाई, टी से डिवाइड किया, तो Q डिवाइडेड बाई टी, Q डिवाइडेड बाई टी ये हो गया, और V इंटू टी, है ना, और B है ही साथ में। तो Q डिवाइडेड बाई टी क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई टी क्या होता है? I होता है, और ये क्या होता है? L होता है लेंथ, और ये B, आई एल बी या बी आई एल या आई एल बी। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक और फॉर्मूला आपको पता चल गया, आई एल बी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक